डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीन्स. एरीन्स आई मीन बेंजीन, इट मे बी बेंजीन, methyl benzene, ethynyl benzene. They are some of the examples of arenes. जब हम एरीन्स की बात करते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड, बट बिहेव लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड. जनरली अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन्स, अल्काइन्स, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. ये जनरली हमें एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं. मगर अगर आप एरीन्स देखेंगे, they are also unsaturated, but they do not show these addition reactions easily. That is why though they are unsaturated, but they behave like saturated compounds. मगर वो saturated compounds like behave करते हैं. और in fact जो arenes हैं, they are less reactive than alkenes and alkynes. alkenes और alkynes के मुकाबले में arenes less reactive है, मगर alkanes के मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं. एक्चुअली जो एरीन्स की ये लेस रिएक्टिविटी है, इट इज़ ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी विच इज़ एसोसिएटेड ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, थोड़ा यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, यहाँ पे ये मैंने बेंजीन यहाँ पे बनाया. एक्चुअली जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हैं, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन होने की वजह से ये जो डिलोकलाइजेशन है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में, इसी की वजह से बेंजीन मोर स्टेबल है. अगर बेंजीन मोर स्टेबल है मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा. तो इस बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है, दैट इज़ दो इट इज़ अनसैचुरेटेड, मगर इसमें जो स्टेबिलिटी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स. हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, एंड डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for making the arenes more stable or less reactive than alkenes and alkynes. तो यहाँ पे मैंने लिखा है, they are lower reactivity of arenes than alkenes and alkynes is due to extra stability because they are more stable, associated with these molecules ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. जो वहाँ पे जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही प्रोवाइड कर रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो जो ये रिएक्शन दिखाते हैं इनमें एक रिएक्शन है, दैट इज़ अ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ द बेंजीन रिंग or replaced by other monovalent atoms or groups is called a substitution reaction. For example, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मैंने बेंजीन लिया है और बेंजीन को हम इस तरह से भी दिखाते हैं. This ring shows delocalization of these pi electrons. तो अगर मैं इसके साथ क्लोरीन को रिएक्ट करवाऊँ in presence of anhydrous AlCl3 at this temperature 310 to 320 Kelvin, तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये बेंजीन चाहे आप इस तरह से दिखाओ या इस तरह से, इनफैक्ट हर किसी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा बाय क्लोरीन जो यहाँ पे है. ऊपर वाला मैंने यहाँ पे दिखाया, ये हाइड्रोजन जैसे रिप्लेस हुआ है बाय, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने नहीं दिखाए मगर इस यहाँ पे हाइड्रोजन है जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाई हैं. अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन दिखाएंगे भी वो भी ठीक है, अगर नहीं दिखा रहे हैं तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो यहाँ का हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया है बाय Cl इस तरह से. तो Cl हाइड्रोजन के बदले बेंजीन में आ गया, तो यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन बन गया. और जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन वो बाहर निकला है दूसरे क्लोरीन के साथ, उसने बनाया HCl. तो
इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ दिस बेंजीन दैट वाज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन में क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको कहेंगे, रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ बेंजीन रिंग बाय मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे हेलोजन बेंजीन में इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम आयोडीन को इसको में सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बाय आयोडीन, सो इट इज़ ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहाँ पे जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो आई के साथ निकल कर एच आई इसने बनाया है। मगर ये जो एच आई है ये इसको एक्चुअली इसकी आयोडो बेंजीन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ आयोडो बेंजीन। ये जो एच आई है ये एच आई आयोडो बेंजीन को रिड्यूस करता है फिर बेंजीन में। तो अगर हम चाहते हैं कि आयोडो बेंजीन ज़्यादा बनना चाहिए तो हमें एच आई को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो एच आई को हम कैसे रिमूव करते हैं, वी यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक, या हम HiO3 इस्तेमाल करते हैं या HNO3 या HGO। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने HiO3 भी हम इस्तेमाल करते हैं HI को यहाँ से रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो HiO3 इट इज़ आयोडिक एसिड, ये HI को I2 में तब्दील करता है, मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, HI को ऑक्सीडाइज करता है I2 में। इसी तरह HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी HI को I2 में तब्दील करता है, ये बैलेंस रिएक्शन। और यहाँ पे जो HI ये HgI2 में तब्दील होता है। तो इस तरह से हम HI को इन प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, मतलब हम HI को यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर हम HI को रिमूव करते हैं, चूँकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तो अगर आप प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोडो बेंजीन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर हम HI को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तो आयोडो बेंजीन जो है वो कम बनेगा यहाँ पे। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा आयोडो बेंजीन को बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आयोडो बेंजीन को बनाने के लिए हम यहाँ HI को रिमूव करते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो इसी तरह से एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज़ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन क्या है, एक्चुअली सल्फोनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम सिंपली हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करें बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन एन एरीन, तो उसको सल्फोनेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, तो एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया बाय SO3H, दैट इज़ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो वो रिएक्शन जहाँ पे एरीन में से आपने H को रिप्लेस किया बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो जब यहाँ पे SO3H ग्रुप आया, SO3H, तो यहाँ पे OH बच जाता है, OH और जो यहाँ से H निकला वो बन जाएगा वाटर। तो हमें यहाँ पे बेंजीन को जब आप रिएक्ट करवाओगे विथ फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें यहाँ मिलेगा। तो अगर हम सल्फोनेशन की डेफिनेशन देखेंगे, सिंपली सल्फोनेशन क्या है, द process of replacement of a hydrogen atom of an arene by a sulfonic acid group is called sulfonation। तो मैंने कहा यहाँ पे। इसी तरह से एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज नाइट्रेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये फिर बेंजीन हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए, बेंजीन को यहाँ पे इस्तेमाल किया है एज एरीन। यहाँ पे
एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया बाय NO2 ग्रुप। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो प्रोसेस जहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरीन को रिप्लेस करोगे बाय NO2, दैट इज ए नाइट्रो ग्रुप, दैट प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रेशन। तो यहाँ पे आपने H को रिप्लेस किया बाय NO2, यहाँ तो HO बच जाता है HO और इसका H ये बनेगा वाटर। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। तो नाइट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करें? द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरीन बाय द नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इसी तरह से एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्टस रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्टस रिएक्शन, in fact it has two types. One is called Friedel-Crafts alkylation और second one is Friedel-Crafts acylation। पहले हम अल्काइलेशन पढ़ेंगे। अगर आप एग्जांपल पहले देखेंगे, यहाँ पे बेंजीन है, हमने यहाँ पे हर किसी हाइड्रोजन के पास हर किसी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हैं बाय CH3 ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप। जब आप हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन और एरीन, यहाँ पे आप बेंजीन को लेते हैं। अगर आप बेंजीन एज एरीन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें बाय अल्काइल ग्रुप, देन इट इज़ कॉल्ड अल्काइलेशन, क्योंकि आपने अल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस किया इस तरह से। तो इसमें इस रिएक्शन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम बेंजीन या इसके होमोलॉग को ट्रीट करते हैं विथ सूटेबल अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमने क्लोरोमीथेन लिया है, तो इससे क्या हुआ, ये मीथाइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमें यहाँ पे मीथाइल बेंजीन या इसका कॉमन नेम जो है दैट इज़ आल्सो टॉल्विन। तो हमें यहाँ पे टॉल्विन मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे जो H रिप्लेस हुआ वो Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा। तो इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इट इज़ कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन इज सिंपली a reaction where benzene or its homologue is treated with an alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride। anhydrous aluminum chloride हम यूज़ करते हैं as catalyst and it forms an alkyl benzene। ये alkyl benzene बनाता है यहाँ पे, and the process called फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। इसी प्रोसेस को फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा ऑल्सो कॉल्ड मीथाइल बेंजीन, या इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ टॉल्विन। इसी तरह से फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो देखिए फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, यहाँ पे एक्चुअली ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन में। आप बेंजीन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय द CH3CO ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। तो अगर हम जनरल में इट इज़ RCO, अगर ये RCO देन इट्स सिंपली कॉल्ड एसाइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन में बाय रिप्लेसिंग इट इज़ वन ऑफ द हाइड्रोजन। तो अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एसिड क्लोराइड, अगर हम इसको एसिड क्लोराइड बेंजीन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं और एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड हमने इस्तेमाल किया है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। बेंजीन फॉर्म्स एन एसाइल बेंजीन, ये CH3CO और बेंजीन के साथ ये ग्रुप अटैच होना, इट इज़ कॉल्ड एसाइल बेंजीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो यहाँ पर भी दिस ग्रुप गेट्स इंट्रोड्यूस इनटू दिस बेंजीन, और जहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पे H निकलेगा, वो H CH3COOH यहाँ पे एसिटिक एसिड बनाएगा, और यहाँ पे जो H निकलेगा वो Cl के साथ अटैच होकर HCl बनाएगा। तो दोनों ये जो रिएक्शंस हैं इनफैक्ट दे आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं आइदर विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड,
और दोनों तरीक़ों से हम बेंजीन में इंट्रोड्यूस करते हैं एसाइल ग्रुप। और यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है दैट इज़ इन फैक्ट अगर आप देखिए CH3CO ग्रुप है वो जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ एसिटोफिनोन, यहाँ पर भी एसिटोफिनोन है। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्टस एसाइलेशन। एक और रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये एरीन्स दिखाते हैं दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस। चूँकि जो एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस यूजुअली जो एरीन्स हैं या अगर हम ले लेंगे जैसे कि बेंजीन और इट्स होमोलॉगस, दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस ईजिली। ये ईजिली पहले एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बेंजीन है ये ईजिली एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाता है बिकॉज दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड which makes this molecule extra stable. But under drastic conditions, if temperature is very high, if pressure is very high, then they undergo some addition reactions characteristic of alkenes and alkynes। जो वो ये ऐसे एडिशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं जो अल्कीन्स और अल्काइन्स दिखाते हैं, मगर कुछ ही रिएक्शंस, सारे एडिशन रिएक्शंस ये नहीं दिखाते हैं। और ये भी एक प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स दे शो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस। तो जो ये एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे एक तो है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन अगर आप बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ रिने निकल, आप यहाँ पे रिने निकल एज कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लेटिनम एट 473 to 523 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे CH था, C के साथ एक ही H, अब एक H यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, तो हर किसी जगह पे एक एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 दैट इज़ वाई 3H2। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से एक और एडिशन रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे मैं जो रिएक्शन दिखा रहा हूँ या हम जनरल हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन्स। जनरली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and in the absence of halogen carriers such as AlCl3, ये एक halogen carrier है, या FeBr3 ये भी एक halogen carrier है। अगर आप halogen, अगर हम क्लोरीन की यहाँ पे बात करें, अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाएं विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ halogen carrier, तो वहाँ पे क्या होता है, बेंजीन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ऐड होते हैं जैसे कि यहाँ पे। तो हर जगह Cl, तो ये बन जाता है यहाँ पे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी ये जो क्लोरीन का यहाँ पे ऐड होना, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कि ये रिएक्शन होनी चाहिए इन एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स। अगर आप हैलोजन कैरियर इस्तेमाल करोगे यहाँ पे AlCl3 या FeBr3, तो यहाँ पे फिर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इफ़ दिस रिएक्शन इज कैरीड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स, then benzene undergoes substitution reaction। मगर in presence of sunlight and in absence of halogen carrier, benzene undergoes addition reaction with chlorine। ये आप याद रखेंगे। तो ये थी कुछ एडिशन रिएक्शंस जो मैंने यहाँ पे बताई। इसी तरह से
एक और रिएक्शन दिखाते हैं, ये टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एरीन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. That is one reaction is complete oxidation with air, that is a combustion. अगर आप बेंजीन को बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन. तो जब आप बैलेंस करोगे ट्वाइस 2 6 12, तो यहाँ पे 12 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. तो अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन कितने, 12 × 2 मीन्स 24 6 30 15, इट इज़ कंप्लीट. एंड यहाँ पे इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी एनर्जी निकलती है यहाँ पे. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिएक्शन है एक्चुअली जब ये रिएक्शन होती है तो जब ये कंबशन होती है बेंजीन की तो वहाँ पे जो फ्लेम उठती है दैट इज़ इनफैक्ट सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम इस वजह से चूँकि जो बेंजीन है इसमें जो कंटेंट ऑफ कार्बन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरे कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है. तो वहाँ पे जो फ्लेम होती है दैट इज़ अ सूटी फ्लेम. तो यहाँ पे सूटी फ्लेम हमें मिलती है. एक और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विथ एयर. अगर आप बेंजीन की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें इस तरह से तो यहाँ पे क्या होगा, इनफैक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स निकलेंगे, कार्बन 1 2 वाटर, तो यहाँ पे कितने कार्बन रह जाते हैं 4, 1 2 3 4. तो यहाँ पे ये इट इज़ कॉल्ड मैलिक एसिड. तो अगर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर के निकलने से दैट इज़ कॉल्ड एनहाइड्राइड एंड इट इज़ वाई इट्स कॉल्ड मेलिक एनहाइड्राइड. CH डबल बॉन्ड CH, C यहाँ पे OH और H, तो ये O इनके दरमियान आ जाएगा इस तरह से CO और ये O यहाँ पे इट्स कॉल्ड मेलिक एनहाइड्राइड. तो ये है कि अगर आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें. तो इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं विथ पोटेशियम परमैंगनेट. अब क्या हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इस एरीनस की या नहीं, तो ये हम देखेंगे. इनफैक्ट अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करें, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट, जो एरीनस हैं दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4. अल्कलाइन KMnO4 से अल्कलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 से एरीन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती है. और ये जो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है इट इज़ कॉल्ड ए बियर्स रिएजेंट. और इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. अगर आपको याद होगा जो अल्कीन्स हैं और अल्काइन्स हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, उनकी ऑक्सीडेशन होती है विथ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से. तो इनफैक्ट वहाँ पे क्या होता है, इनफैक्ट अल्कीन्स और अल्काइन्स में क्या होता है, अगर हम वहाँ पे ये कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल करें तो जो वहाँ पे KMnO4 होता है वो पिंक कलर का होता है. तो ऑक्सीडेशन करने पे इसका कलर चेंज होता है, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट वहाँ पे बन जाता है. तो अगर पिंक कलर वहाँ पे डिस्चार्ज हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो अगर आपको अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट करना है तो आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. तीनों अनसैचुरेटेड हैं, एरीन्स आर अनसैचुरेटेड, अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड एंड अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड. मगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं होती है. इसका मतलब है कि अगर मैं आपको
ये कहूँ कि आप इनमें से मुझे ये बताओ कि जो गिवन हाइड्रोकार्बन है, क्या ये अनसैचुरेटेड अल्कीन अल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड है? अगर मैं ये कहूँ क्या आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड और नॉट, तो एक तरीका है कि अगर आप यही KMnO4 इस्तेमाल करें, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, अगर इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हुआ, दैट मीन्स जो आपके पास गिवन हाइड्रोकार्बन है दैट मे बी आइदर अल्कीन और अल्काइन, और अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है दैट मीन्स जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से नहीं होती है। तो इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप हॉट KMnO4 इस्तेमाल करेंगे, हॉट KMnO4, तो फर्स्ट पॉइंट जो बेंजीन है वो हॉट KMnO4 से, जो हॉट KMnO4 है उससे भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। मगर अगर आप हायर होमोलॉगस ले लेंगे, हायर होमोलॉगस, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा टॉलविन लाइक दिस, यहाँ पे टॉलविन होगा, तो अगर आप हॉट KMnO4 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, मगर जो एरोमेटिक रिंग है उसके नहीं, जो साइड चेन होती है वहाँ पे ही ऑक्सीडेशन होती है, ये आप याद रखेंगे। जो हायर होमोलॉगस हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उस एरीन का न्यूक्लियस, आई मीन दिस बेंजीन रिंग जो है, इट रिमेन्स इंटैक्ट, मगर जो इसकी साइड चेन होती है वो ऑक्सीडाइज होती हैं टू या कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे जब इस अगर आप KMnO4 यहाँ पे KMnO4 QH डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है इस तरह से, ये COH में तब्दील होगा प्लस H2O। ये जो एरोमेटिक रिंग है ये इंटैक्ट रहेगा एज सच, ऑक्सीडेशन होगी साइड चेन में, तो ये आप याद रखेंगे। तो एक और रिएक्शन जो दिखाते हैं, ये एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो ये दिखाते हैं एरीनस, वो है ओजोन से, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। इनकी ऑक्सीडेशन, एरीनस की ऑक्सीडेशन ओजोन से होती है। स्पेशली अगर हम बेंजीन की बात करें, अगर हम यहाँ पे बेंजीन को ले लेंगे, तो अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाओगे विथ ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या, ये जो कंपाउंड बनाएगा इट इज़ कॉल्ड ओजोनाइड। तो यहाँ पे जो बन जाएगा इट इज़ बेंजीन ट्राइओजोनाइड। तो यहाँ पे आप इस तरह से देखिएगा कि ये डबल बॉन्ड जैसे कि ब्रेक होगा, यहाँ पे ये मैंने अलग अलग से लिखा है, CH, ये वाला CH, इसी तरह से CH CH CH, ये आप देखिए ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच होगा, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से, तो ये चूँकि पूरा ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन घुस जाएगा। तो चूँकि सिंगल बॉन्ड को आपको ऐसे रखना है, इसी तरह से यहाँ पे ये इन दो के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करना है, जो कि यहाँ पे मैंने, अगर आप देखेंगे ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ इस तरफ, इसी तरह से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है
ऑक्सीजन के साथ। तो जब आप इसकी फिर ये जो बेंजीन ट्राइओजोनाइड हमें मिला यहाँ पे, फिर ये डिकम्पोज होता है विथ जिंक एंड वाटर, और उसके बाद इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है विथ जिंक एंड वाटर, तो हमें क्या मिलता है, गलाइऑक्सल। हमें यहाँ पे गलाइऑक्सल मिलता है यहाँ पे, जैसे कि CHO इस तरह से CHO और CHO, आप समझो इस तरह से कि ये जो CHO और CHO इस तरह से यहाँ पे एक CH यहाँ पे CHO यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, और यहाँ पे फिर 3 टाइम्स जिंक ऑक्साइड हमें निकलेगा जब आप बैलेंस करोगे। तो इस तरह से हमें ये जो CHO इट इज़ कॉल्ड गलाइऑक्सल। तो ये आप याद रखेंगे। जो यूजेस हैं एरीनस के, एरीनस हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत लगते हैं, इनके यूजेस क्या हैं। जो लवर एरीनस हैं जैसे बेंजीन है, टॉल्विन है, ज़ाइलिन है, ये यूज़ होते हैं एज सॉल्वेंट्स फॉर ऑयल्स, फैट्स, रबर एट्सेट्रा। और जो कुछ एरीनस जो हैं वो यूज़ होते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, और कुछ परफ्यूम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इनफैक्ट कुछ एरीनस इस्तेमाल होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT या BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो हमने इसमें पढ़ा। ये जो पैराज़ाइलिन है, ये भी एक एग्जांपल ऑफ एरीन है। इसको यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर टेरिथैलिक एसिड एंड इट्स एस्टर, जिसको फिर यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक टेरिलीन। ये कुछ यूजेस हैं एरीन्स की। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं उनकी मैकेनिज्म के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहले जो बेंजीन है, बेंजीन कंटेन्स 2 pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, one lying above and other below the plane of the ring. As compared to sigma electrons, pi electrons are loosely held and hence are easily available to electrophiles. बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल इजीली उसके साथ रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जो ये बेंजीन है, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो बेंजीन है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो कार्बन है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो sp2 मतलब यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरा ये, तीसरा ये। और हर कोई कार्बन, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाऊँ, यहाँ पे जो यहाँ पे कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, एक्साइटेड स्टेट पे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है। और यहाँ पे जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज रहता है। 1s2 यहाँ पे 1s2 2s1 2px1 2py पे 2py1 2pz1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, तो ये 2pz1 ऐसे ही रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। और चूँकि हर किसी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे।
तो यहाँ पे जो एक जो पी ऑर्बिटल 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, और वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग दीज सिग्मा बॉन्ड्स। जो जिस प्लेन में ये सिग्मा बॉन्ड्स होंगे या बेंजीन रिंग होगा उसके परपेंडिकुलर होंगे वो 2pz ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है जो मैंने यहाँ पे दिखाए, जैसे कि यहाँ पे इसका 2pz, इसका 2pz, इसका 2pz, इसका 2pz, इसका 2pz, और हर किसी 2pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे मैंने दिखाया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि ये 2p में है और p के दो लोब्स होते हैं, एक लोब है अबव द प्लेन और दूसरा है बिलो द प्लेन। तो जो इस p में इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले लोब में भी रहने की है और नीचे वाले लोब में भी, मतलब 50% ऊपर और नीचे 50%। और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये p ऑर्बिटल इस कार्बन से जितना दूर है, ये p ऑर्बिटल इस कार्बन के p ऑर्बिटल से जितना दूर है उतना ही ये इस कार्बन के p ऑर्बिटल से दूर है। तो ये जो p ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड, ये जो p ऑर्बिटल के साइड वेज ओवरलैप करने से जो पाई बॉन्ड बनता है, तो ये पाई बॉन्ड किसी एक जगह नहीं बनता है, बल्कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनफैक्ट ये रेस्पॉन्सिबल हैं एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने में। तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड ही नहीं बनाते, ये यहाँ इस तरह से भी इस साइड में इस साइड से भी ओवरलैप कर सकता है ये p ऑर्बिटल, और इस साइड से भी। तो ये जो p पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग मोर देन वन पाई बॉन्ड। सच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है जो प्लेन के अबो होगा, और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन जो है रिंग के नीचे से यहाँ तक। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाले p लोब्स की वजह से और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे वाले p लोब्स की वजह से। तो यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो रिंग दो बने हैं, एक जो ऊपर वाले p लोब्स की वजह से और दूसरा नीचे वाले p लोब्स की वजह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उतने स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं हैं, बंद नहीं हैं जितने बंद हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगे हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चूंकि ये साइड वेज ओवरलैप में इन्वॉल्व हैं तो ये टाइटली हेल्ड नहीं है वहाँ पे। तो यही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल है टू इलेक्ट्रोफाइल्स, तो जिसकी वजह से यही जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ईजिली अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग को अटैक करता है। तो यहीं पे यही अगर आप देखेंगे आप, बेंजीन कंटेन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये जो मैंने लिखा है, एक तो मैंने थोड़ा यहाँ पे जो डॉट दिखाए हैं इंटर्नस दिखाए हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ ऊपर वाले जो प्लेन के ऊपर हैं, या मैं पेपर पे मैंने जो रिंग बनाया जो ऊपर वाला जो रिंग के ऊपर वाले p ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं, और जो यहाँ पे हैं ये मैं दिखा रहा हूँ वो p ऑर्बिटल्स के लोब जो प्लेन के नीचे हैं।
तो ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं टू द प्लेन कंटेनिंग दिस रिंग, और ये आपस में p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाले लोब भी ओवरलैप करते हैं और नीचे वाले p ऑर्बिटल्स के लोब भी ओवरलैप करते हैं। तो ये जो दो रिंग्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के दो रिंग्स यहाँ पे बन जाते हैं बेंजीन में। ये मैंने लिखा, बेंजीन कंटेन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, one lying above and the other below the plane of the ring, as compared to sigma electrons। sigma electrons जो sigma electrons मतलब जो sigma bond बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। pi electrons are loosely held and hence are easily available to electrophiles, जिसकी वजह से ये electrophiles को ये pi electrons easily available होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ईजिली अवेलेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दिखाते हैं, और ये जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ये यहाँ पे दिखाते हैं। अगर मैं जनरल रिएक्शन दिखाऊँ उसकी, ये जो यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूँगा, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, एक जो ऊपर है वन लाइंग अबोव द प्लेन ऑफ द रिंग एंड द अदर बिलो द प्लेन, इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को हम दिखाते हैं बाय दिस रिंग। दिस रिंग रिप्रेजेंट्स द डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। डिलोकलाइजेशन इस वजह से क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक ही पाई बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स दो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ होते हैं तो हम उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं दे आर डिलोकलाइज्ड। these पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, और ये जो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम दिखाते हैं बाय दिस रिंग। और जो ये डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यही प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी टू द बेंजीन। जो बेंजीन में ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक कर सकता है। तो इसकी वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाऊँ, यहाँ पे ये मैंने बेंजीन दिखाया, ये मैंने इस तरह से भी दिखाया, यहाँ पे मैंने रिएजेंट लिया। ये आप समझो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एच को, क्योंकि सभी एच एक जैसे हैं, किसी भी एच को रिप्लेस करके वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ से एच निकलेगा NU के साथ, ये बनाएगा HNU और E इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सबस्टिट्यूट हुआ, सो इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होती है, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे उसी बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। नंबर 1, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये जो EU रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं इसी से इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये NU की तरफ ब्रेक होता है पूरा, और E पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या बेस से एक्ट कर सकती है, ये हम देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली बनता है, या इन सम केसेस एन इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट जनरेटेड डायरेक्टली, जिस तरह से यहाँ पे, बट अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ द रिएजेंट सर्व्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि यहाँ पे Br2 है, FeBr3 यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में इस्तेमाल हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br एज यहाँ पे Br नेगेटिव अटैक करता है Fe को, और ये बनाता है FeBr3 और Br यहाँ पे नेगेटिव, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुई, इट इज़ पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल।
इट इज़ पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे इस Br, ये जो Br है, ये बॉन्डिंग पेयर इस Br ने अपनी तरफ ज़्यादा खींचा है और फिर इसने ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं टू Fe, तो ये बन गया FeBr3 Br नेगेटिव, और इस पर थोड़ा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज पैदा हुई। तो ये जो Br2 है ये पोलराइज हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे इनफैक्ट यही Br पॉजिटिव एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो या कभी डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा या कभी इस तरह से पोलराइज्ड मॉलिक्यूल एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। उस पोलराइज्ड मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट? पॉजिटिव पार्ट। तो ये होगा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करेगा टू द बेंजीन, formation of carbocation intermediate. As the electrophile approaches the benzene ring, it is attached by the pi electrons to form a pi complex. चूँकि electrophile के it is electron deficient, it may be having positive charge, और यहाँ पे जो रिंग है it is pi electrons मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, और ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है इट इज़ कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद यही पाई कॉम्प्लेक्स रीऑर्गेनाइज होता है और बनाता है यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये बेंजीन है, अगर ई पॉजिटिव को यहाँ पे आना है तो इस पाई बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक होना है, तो यहाँ पे क्या चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ेगी, जैसे कि इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आई, ये पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस दिखाएगी, रिजोनेट करेगी। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये, तो हर किसी जगह पे एच मौजूद है, यहाँ पे मैं वो एच दिखा रहा हूँ और यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर भी एच मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पे यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी, जिस तरह से यहाँ पर मैंने दिखाई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जाने का यहाँ पे इस जानिब कोई तरीका नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसी दरमियान रिजोनेट करेगी। तो इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ये होगा, क्योंकि हम डॉट्स यहाँ से यहाँ तक दिखाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक ही रिजोनेट करती हैं। तो ये बन गया इसका रिजोनेंस हाइब्रिड, ये वाला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड है उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कार्बन का, सो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनी केमिकल स्पीशीज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, सो इट इज़ कार्बोकैटायन, इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। और इनफैक्ट इस कार्बोकैटायन को यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया, यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस होगा, और H पॉजिटिव को कौन लेगा? क्योंकि NU नेगेटिव पहले से ही मौजूद था। अगर आप देखेंगे ये जो NU यहाँ पे से हमने E पॉजिटिव को रिएक्ट करवाया है बेंजीन के साथ, अभी NU नेगेटिव मौजूद है। ये NU जो है, ये जो NU है ये H पॉजिटिव को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। NU नेगेटिव और H पॉजिटिव बन गया HNU, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे रिंग फिर बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज़ फास्ट, तो ये दिस इज़ फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज़ स्लो। ये क्यों स्लो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। सो इट इज़ एरोमेटिक, इट इज़, ये जो ये है ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है और ये जो है ये उतना स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना, ये जल्दी नहीं जाएगा, दैट इज़ वाई दिस स्लो। क्योंकि यहाँ से एरोमेटिक ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसमें जाने की कोशिश उतनी जल्दी नहीं करेगा, दैट इज़ वाई दिस स्टेप इज स्लो।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है, और यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस करने से यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हुकुल्स रूल के हिसाब से होने चाहिए। 6 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक में तब्दील होना मतलब स्टेबल बनना, ये जल्दी कोशिश करेगा इसमें जाने की। दैट इज़ वाई दिस स्टेप इज़ फास्ट। तो कुछ रिएक्शंस जिनका हम ये मैकेनिज़्म दिखाते हैं, जनरल मैकेनिज़्म यही है। तो इनमें जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, इनमें है एक हेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सम टिपिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक तो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमने अभी पढ़ा कि इसमें हम हेलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं। द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड सम अदर एरीन्स इज कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड एज कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, एक Cl यहाँ पे आ गया, यहाँ से H रिप्लेस हुआ और HCl यहाँ पे बन गया। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, द हेलोजिनेशन प्रोसीडर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, जो जनरल पता है हमें, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl2 से जनरेट होगा। कैसे? AlCl3 जो है, AlCl3 अगर आप देखेंगे Al इस तरह से, Al के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ये चाहेगा मुझे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Al के साथ अटैच होगा। AlCl यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AlCl इस तरह से, ये AlCl3 और इसके साथ अटैच होगा Cl नेगेटिव और ये Cl पॉजिटिव। ये पोलराइज होगा क्योंकि इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होने की वजह से ये जो बॉन्डिंग पेयर है ये एक क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, इट वुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस क्लोरीन को, इस एल्युमिनियम को। ये Cl नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जो Cl पॉजिटिव है इनफैक्ट ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हियर Cl पॉजिटिव क्लोरीनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, जो हम Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 से जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिंपली जो ये Cl पॉजिटिव है ये इसको अटैक करेगा। तो जब ये इसको अटैक करेगा Cl पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है। Cl यहाँ पे ये बन जाएगा फिर AlCl3 और Cl नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगी, ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रिजोनेट करेगी इस तरह से। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे। तो ये हो गए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसका रिजोनेंस हाइब्रिड ये होगा जो पहले भी मैंने इस तरह का दिखाया है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकैटायन ही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और H पॉजिटिव को रिप्लेस करने में हेल्प करेगा AlCl4 नेगेटिव। H पॉजिटिव और यहाँ का Cl नेगेटिव बन जाएगा HCl, और यहाँ पे AlCl3 वापस निकलेगा। क्योंकि ये जो AlCl3 है ये एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्लोरोबेंजीन। अगेन रीज़न ये जो फास्ट स्टेप है क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाता है इसको, और ये जो स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस होने की वजह से दिस स्टेप इज स्लो, एंड एरोमेटिक कैरेक्टर रिगेन होने की वजह से दिस स्टेप इज फास्ट। इसी तरह से एक और रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन, mechanism almost same है. It is carried out by treating benzene and other arenes with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. ये जो मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे NO2 इसमें आ जाएगा, यहाँ से H निकलेगा
जो NO2 यहाँ पे HO बच जाता है वो बन जाएगा वाटर, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। अगर इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, पहले जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे H2SO4 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव दे देगा। H पॉजिटिव नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन करेगा, HNO3 है ये, HNO2 एंड O NO3, तो ये बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये निकलेगा एज वाटर और पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी नाइट्रोजन पर। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। यही नाइट्रोनियम आयन एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे। तो ये नाइट्रोनियम आयन दूसरे स्टेप में क्या अटैक करेगा, बेंजीन को। तो जहाँ पर ही आ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड उसी तरह ब्रेक होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करेगी जिस तरह से मैंने दिखाया। तो लास्ट में क्या होगा, ये H पॉजिटिव निकलेगा बाहर, ये H पॉजिटिव H निकलेगा एज H पॉजिटिव, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर फिर रिगेन होगा। तो इस H पॉजिटिव को हेल्प करेगा निकालने में ये जो HSO4 नेगेटिव यहाँ पे है, HSO4, तो ये बन जाएगा वापस H2SO4। तो H2SO4 हमारे लिए यहाँ पे एक्ट करेगा एज कैटलिस्ट। तो ये थी नाइट्रेशन के बारे में। इसी तरह से एक और दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग बेंजीन और एनी अदर एरियन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम। ओलियम इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 दैट इज H2S2O7। तो यहाँ पे हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 दैट इज फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे SO3H ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब SO3H यहाँ पे HO और यहाँ पे H वाटर मिल जाता है। तो अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एज यूजुअल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है SO3, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। सल्फर ट्राइऑक्साइड विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल is first of all generated by the following acid-base equilibrium between two molecules of sulfuric acid, H2SO4 ये बनाते हैं आपस में रिएक्ट करके SO3 प्लस HSO4 नेगेटिव H3O पॉजिटिव। अगर आप देखें यहाँ पे H 4 है, 1 3 4, ऑक्सीजन 4 2 8, 3 7 8, ये बैलेंस है। यहाँ पे जो है SO3 है, यहाँ पे यही SO3 एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल। अब मसला है SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो एक्चुअली जो SO3 है, ये है SO3 रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी सल्फर पर, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर ये वापस आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये जा सकता है यहाँ पे, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। या इसी तरह से अगर ये बॉन्ड वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड, तो ये इस तरफ ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो सल्फर पे ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सल्फर पे ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन ये अटैक करेंगे टू द सल्फर, पॉजिटिव चार्ज सल्फर। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी। तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगी ऐसे ही, ये रहेगा SO3 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस दिखाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। इसी तरह से ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उसके बाद ये जो स्टेप थर्ड है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे H पॉजिटिव रिप्लेस होगा, H पॉजिटिव को रिप्लेस करने में HSO4 नेगेटिव हेल्प करेगा, तो ये बन जाएगा H2SO4।
यहाँ पे SO3 नेगेटिव आ जाएगा ऐसे ही। SO3 नेगेटिव, फिर जो लास्ट स्टेप है एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनायन। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनायन है ये फिर रिएक्ट करेगा H3O पॉजिटिव से, जो यहाँ पे बना है ऑलरेडी, यहाँ पे H3O पॉजिटिव इससे। तो यहाँ पे H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके ये बन जाएगा बेंजीन।